नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला पर अपराध लोक। आलोक वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको जेसिका लाल केस के बारे में बताया था। आज भी हम आपको एक बहुत बड़े केस के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर और हम आपको बताना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं। मामला हैदराबाद का है, जहां 29 साल के एक युवक ने अपने 86 साल के नाना को जान से मार दिया। आलोक जी, ये पूरा मामला क्या है? ये जो तेजाकृति नाम है इस युवक का, जो आरोपी युवक है वरुण, जी। और बड़ा सनसनीखेज घटना हुई। ये अमेरिका से पढ़ के आया है, डॉक्टरेट इसने किया हुआ है। अमेरिका से पढ़ के तुरंत लौटा था जब ये इस हत्याकांड को अंजाम देने पहुंचा था। इसके दादा एक बहुत बड़ी डेल्सन कंपनी है जिसके चेयरमैन थे, और ये कंपनी हवाई जहाज़, शिपिंग ये सब बनाती है। और इसके दूसरे भाई को वो कुछ शायद किसी अपनी कंपनी में किसी पद पर, डायरेक्टर पद पर शायद उन्होंने अपॉइंट कर दिया था, लेकिन इसको वो देने से इनकार कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि इसका मानसिक संतुलन पहले से ही काफ़ी बिगड़ा हुआ था। तो ये उनके घर पहुंचता है और उनको बोलता है कि आपने सारा हिस्सा, मतलब उनसे झगड़ा करता है हिस्सेदारी को, पैसों को लेकर, संपत्ति के हाँ, बंटवारे को लेकर, और कहना चाहता है कि नहीं मुझे दो। तो वो मना कर देते हैं साफ साफ। तो ये चाकू लेकर गया है और उन पर शायद 70-80 वार किए हैं इसने। बिल्कुल, जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 70 से ज्यादा वार जी कीर्ति तेजा ने अपने नाना के ऊपर किए हैं। जी। हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद बताई गई है। बिल्कुल। और वेलामती चंद्रशेखर जो नाम है, हाँ, वो इनके नाना का, विक्टिम का नाम है। जी जी। और जो इसकी माँ थी वो भी वहीं थी, वो कॉफ़ी लाने गई थी उस जी, टाइम। सरोजनी देवी तेजा की माँ है जी। और वो उस वक्त कॉफी लेने गई थी, और कॉफ़ी लेकर जब आई उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो इसने उन पर भी चाकू से वार किया है, और वो भी इस हमले में घायल हुई हैं। जो दादाजी थे चंद्रशेखर, वो तो अस्पताल जाने पर डेड डिक्लेयर हुए हैं, वो अभी सर्वाइव कर रही हैं। इसमें पुलिस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कंपनी काफ़ी बड़ी है और उसकी हिस्सेदारी को लेकर ही ये अपने ही नाना दादा को जान से मारने पर उतारू हो गया। रिपोर्ट ये बताती है कि वेलमाती वेल्जन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वो मालिक थे, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और ये शिप प्रोडक्शन से जुड़े काम में लगी हुई थी कंपनी। और हैदराबाद के जो बड़े दानकर्ता लोग थे उसमें वेलमाती का नाम था, चंद्रशेखर काफी बड़ा दान किया था इन्होंने। और उन्होंने कैंसर अस्पताल के लिए करीब 40 करोड़ का दान किया था। यही नहीं, उन्होंने एक कॉलेज को 2 करोड़ रुपया दिया था। इसके अलावा उन्होंने तिरुपति, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, वहां पर भी करीब 40 करोड़ का दान किया था। तो इतना बड़ा एक शख्स, दानदाता, उसको उसके नाती ने जान से मार दिया। 70 से ज्यादा उसके ऊपर चाकू से वार किए, और वजह केवल ये प्रॉपर्टी का विवाद, डायरेक्टरशिप का विवाद। और 70 से ज़्यादा वार करने के पीछे वरुण एक और बड़ी बात होती है, अगर आप क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझें। आप भी अपराध के अच्छे पत्रकारों में से एक हैं, अच्छा अनुभव है आपको। अगर आप समझें वरुण, तो जब 70 चाकू अगर मारता है कोई हत्यारा, कोई भी आरोपी, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हेट है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, भरा हुआ है, तभी इतने सारे वार कर रहा है, और वो भी जो अपना नाना है उसके ऊपर। तो ये बताता है कि युवा पीढ़ी आज की, दिल्ली में भी एक इसी तरह से मिलती जुलती घटना हुई है, जहाँ संपत्ति विवाद को लेकर नौकर और उसके बेटे को सुपारी दे दी एक बेटे ने, और बाप को मरवा दिया। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि आपराधिक जो बैकग्राउंड पहले होता था, हम लोग जो बच्चे थे या हम लोग जो पढ़ाई किया करते थे, उसकी पृष्ठभूमि तेजी से बदल रही है। अपराध का कारण अब वो नहीं रहा जो पहले होता था। पहले नाना के लिए किसी और की हत्या कर दी जाती थी, अब नाना की हत्या कर दी जा रही है या पिता की हत्या कर दी जा रही है। तो ये साथ साथ सामाजिक मूल्यों को बदलने का भी एक उदाहरण है। जी बिल्कुल। चलिए, खबर के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज एक ऐसी खबर की हम चर्चा करने वाले हैं आलोक जी, जिसने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी। दिल्ली पुलिस इस केस के बारे में आज भी बात करने से, मैंने सुना कि बचती है और डरती भी है जी। और इसने दिल्ली पुलिस की नींद 1-2 बार नहीं, कम से कम 13 बार और 14वीं बार पैरोल जंप करके मारी। बिल्कुल। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियल किलर की। एक ऐसा सीरियल किलर जो हत्या करता था, हत्या करने के बाद लाश को कहीं पुलिस स्टेशन के बाहर या जेल के बाहर, खासतौर पर तिहाड़ के बाहर रख जाता था। साथ में एक चिट्ठी भी होती थी। उस चिट्ठी पर लिखा होता था, दिल्ली पुलिस, मैं तुम्हारा बाप हूँ,
पकड़ सको तो पकड़ लो। और अब वो शख्स जब पकड़ा गया तो उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई जी। जब वो पेरोल पर निकला और भाग गया, हाँ। उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बिल्कुल। और फाइनली जब वो पकड़ा गया, अब भी एक कंट्रोवर्सी इस पर भी हो रही है। आलोक जी, क्या मामला क्या है? वरुण, हमारे दर्शकों में से कई लोग इस सीरियल किलर को जानते होंगे और शायद उनकी कहानियां उन्होंने मीडिया में पढ़ी होगी, लेकिन आज हम केवल यही नहीं बताएंगे कि वो सीरियल किलर कौन था और कैसे वो हत्या करता था या कैसे वो चैलेंज करता था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की, बल्कि हम दर्शकों को ये भी बताएंगे कि जब वो पैरोल जंप करके फरार हुआ तो क्या बनने निकला था। उस समय भी बड़ा खतरनाक उसकी साजिश थी और बड़ा खतरनाक तरीका था जिसको अभी किसी मीडिया में किसी भी वेबसाइट पर, अखबार पर या चैनलों पर नहीं चलाया गया है। वो आज दर्शकों को पता चलेगा कि सीरियल किलर का दिमाग सजा होने के बाद, पैरोल जंप होने के बाद भी किस तरफ चल रहा था। तो ये सीरियल किलर था वरुण चंद्रकांता झा, जो केवल मर्डर ही नहीं करता था, उसके मर्डर करने का तरीका भी बड़ा ही विभत्स था। बॉडी काट देता था, गर्दन को काट के अलग कर देता था, उसको प्लास्टिक की बोरी में साइकिल रिक्शा पर ले जा करके सुबह सुबह अंधेरे सुबह में तड़के एकदम जाता था साइकिल रिक्शा लेकर, और एक पार्ट वो तिहाड़ में फेंकता था जहाँ वो चिट्ठी डालता था, और उसके बाद दूसरे पार्ट दूसरे शहर के दूसरे पार्ट्स में किस्तों में डाल देता था। और अगर हम देखें इसको तो इस पर 13 केस थे, जिसमें से 8 तो मर्डर के थे और 5 आर्म्स एक्ट वगैरह के थे। इसमें से 3 केस में इसको 2013 में सजा हुई थी, 2 में तो मौत की सजा हुई थी और 1 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और ये जिस तरह से ये उस समय हत्या करता था, जिन लोगों की हत्या करता था वरुण, वो पहले उनसे दोस्ती करता था, दोस्ती करके उनको अपने घर पर लाता था। और ज़्यादातर ये बिहारी प्रवासी मजदूरों को, ये खुद भी बिहार से था और ये छोटे छोटे काम ही करता था, कभी मंडी में, कई साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाना या मंडियों में मजदूर का काम करना, और ये उनको पटाता था। और ये चंद्रकांत झा जो है, इसकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी इसकी बहुत कम दिन के लिए हुई थी, उससे कोई इसको संतान नहीं था, लेकिन दूसरी शादी से इसको 5 बेटियां थी। तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो शायद आपको कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये चंद्रकांत झा अक्सर जो विक्टिम को पटाता था, जो बाद में विक्टिम बन जाते थे, बट दोस्ती करता था उनसे, तो उनको अपनी बेटियों को लालच देता था कि मैं बेटी से तुम्हारी शादी कराऊंगा, तुम आओ मेरे साथ रहो। लेकिन इसको थोड़ी सी आदत भी बुरी लगती थी, बहुत ज़्यादा झल्लाहट थी इसमें। अगर उसने देख लिया कि दोस्त जिसको लेके आया है वो घर पे, उसने शराब पी ली है और इसको शराब पसंद नहीं है उस समय, तो मार देता था। मारता था वही दुर्दांत तरीके से जिसकी चर्चा हमने की। तो दिल्ली की एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी। ये 8 लोगों को मर्डर करने के बाद जब इसको सजा हुई, तो 2013 में 3 मामलों में इसकी सजा हो पाई और 5 मामले इससे कनेक्टेड नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस उसको साबित नहीं कर पाई, लेकिन जिन 3 में सजा हुई उसमें से 2 में इसको फांसी की मौत की सजा हुई थी और 1 में इसको आजीवन कारावास की सजा हुई। 2023 में अपनी बड़ी बेटी की शादी के नाम पर इसने पैरोल जंप लिया, 2023 के अक्टूबर में जी। 90 दिन का इसको पैरोल मिला था और इसको हर दिन, क्योंकि ये दिल्ली के हरिनगर थाने का मुलजिम था, इसलिए जो पैरोल पर छुटता है उसको एक कंडीशन होता है उसमें कि आप उस थाने में जाकर हाजिरी देंगे। तो इसको हर एक मंडे को हाजिरी देनी थी हरिनगर थाने में, लेकिन इसने कभी भी हरिनगर थाने में अपनी हाजिरी नहीं दी और अचानक एक दिन यहाँ से गायब हो गया। क्योंकि बहुत खतरनाक सीरियल किलर था और पुलिस इसकी सनक को जानती थी, इसलिए पुलिस ने, जब नीचे जो आईओ वगैरह थे, उन्होंने फाइल आगे भेजी और कमिश्नर ने इस पर 50,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर किया, क्योंकि इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। अगर नहीं पकड़ा गया है तो क्या कर रहा है, कहाँ सीरियल किलिंग कर रहा है, कोई नहीं जानता था। उसके बाद की कहानी और दिलचस्प है। जब ये पैरोल जंप कर गया और जब पुलिस ने इसको तलाशना शुरू किया वरुण, तो विश्वास कीजिए कि पुलिस खुद भी एक बार सकते में पड़ गई थी और समझ चुकी थी, ऐसा लग रहा था पुलिस को कि अब शायद नहीं पकड़ा जाएगा। ये वजह ये थी, जिस बेटी के की शादी के नाम पर एक पैरोल पर गया था, उस बेटी के पास गया तक नहीं है, अपने फैमिली में किसी से नहीं मिला, जितने इसके कॉन्टैक्ट थे उसमें से किसी से इसने बात नहीं की, किसी से फ़ोन पर बात नहीं की। अपना मोबाइल हैंडसेट, इसका जो मोबाइल हैंडसेट है उस पर किसी और रमेश नाम के का एक सिम एक्टिवेट हुआ बिहार में और वो बंद हो गया उसी दिन। एक बार सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए वो हैंडसेट इस्तेमाल किया गया। ये इतना टेक्निकल पुलिस ने उसको सर्विलांस पे रख लिया, लेकिन वो फ़ोन उसके बाद हैंडसेट नहीं चला। उसके बाद पुलिस ने इसके CDR तलाश की, काफ़ी कुछ जांच किया, हर एक इसकी जितनी बेटियां थी उनसे, जो इसके दोस्त थे, जो विक्टिम के फैमिली वाले थे उनके, जो इसकी अलीपुर में जहाँ रहता था ये, वहाँ पे पुलिस शादी वर्दी में न जाने कितने दिनों तक वो बैठी रही कि आएगा अपनी फैमिली के पास मिलने, लेकिन वो कभी नहीं आया।
और पुलिस को हाथ नहीं लग रहा था। तो आप ऐसे सोचिए कि 2023 से फरार होगा, जनवरी 2025 में पकड़ा गया है। और जब कैसे पकड़ा गया कि जो जो एक ये एसीपी रमेश चंद्र लामा हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पे, उनकी निगरानी में इंस्पेक्टर महिपाल की टीम थी, जिनकी टीम में एक हेड कांस्टेबल हैं नवीन। उन्होंने एक नंबर दिखाया था जो एक्टिवेट हुआ था, जो रमेश नाम का मैंने जिक्र किया। वो नंबर इसके हैंडसेट में तो नहीं चला बाद में, लेकिन एक नंबर के साथ वो दिल्ली आया वो नंबर। तो उस नंबर को सर्विलांस पर रख लिया गया और कोशिश की पुलिस ने काफ़ी कि उसको वो किया जाए, एक्टिवेट रखा जाए और उसको पकड़ा जाए, लेकिन तब भी वो पता नहीं चल पा रहा था कि कैसा है कहाँ, क्योंकि नंबर से कभी कॉल ही नहीं होता था। ये अगर किसी को कॉल करता तो शायद बहुत पहले पकड़ा जाता, इसने किसी को कॉल नहीं किया। और आगे मैं बताऊंगा तो और आप चकित रह जाएंगे कि वो उस नंबर की लोकेशन पर पुलिस पहुंची होगी? नहीं, पहुंच नहीं पाई, क्योंकि एक्टिवेट हुआ ना, एक्टिवेट होने के बाद बंद हो गया। पहुंची पटना, लेकिन वो तो बंद हो चुका था। हाँ। तो उसके बाद एक्टिवेशन जैसे पटना स्टेशन पर चालू हुआ और उसके बाद बंद हो गया, ऑफ हो गया। अच्छा। तो उसके आगे कोई क्लू नहीं था। फिर जब वो एक दिल्ली आया तो दिल्ली के बाद आया दिल्ली स्टेशन पर, ओल्ड दिल्ली स्टेशन पर, उसके बाद बंद हो गया। तो उसके बाद पुलिस के पास कोई ब्लैंक थी पुलिस। तो पुलिस ने ये काम किया कि अब वो नंबर जिस नंबर के साथ दिल्ली आया था, तो पुलिस ने उसका हैंडसेट तलाश किया। जिस नंबर के साथ वो दिल्ली आया था, रमेश नाम से जो सिम एक्टिवेट हुआ था, उस नंबर का वो नंबर कौन से हैंडसेट पर चला था उस समय था। तो वो ओप्पो का हैंडसेट था। उसकी गूगल पे पुलिस ने वो ओप्पो का फ़ोन निकाला, उसका फोटो टीम के हर एक लोगों को दिया गया कि भाई कभी ऐसा फ़ोन का फोटो, इंस्ट्रूमेंट समझ जाए ना कि देखते ही ये ओप्पो है। अगर किसी के हाथ में दिखा आपको तो ओप्पो फ़ोन है, तो आप उसको टारगेट कर सकें। इस तरह की मेहनत की गई। उसके बाद करते 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 17 जनवरी की ये बात है, 17 जनवरी 2025 की बात है, जब पुलिस ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने इसी तरह का जाल बिछाया था। तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 के लास्ट कॉर्नर पे एक बुढ़ा, बहुत बाबा का, साधु बाबा का बनाया हुआ है, उसकी अगर आप तस्वीर देखेंगे, दर्शकों को आप जरूर दिखाएगा जो एक पकड़ा गया है, उसमें आप देखेंगे कि एकदम साधु बाबा की हुलिया बना चुका है वो, और वो किनारे बैठकर फोन पे कुछ देख रहा था। तो हेड कांस्टेबल नवीन या जो और लोग थे टीम के, उन लोगों ने देखा कि ये ओप्पो का वही फ़ोन सेट है जो फ़ोन सेट हमने गूगल में देखा था। तो उस फ़ोन सेट से इन्होंने इस पर शक जाहिर किया और शक के आधार पर इसको बोला कि आपका नाम बताओ। तो इसने अपना नाम पुलिस टीम को मुकेश बताया, और मुकेश बताने के बाद पुलिस ने, तब तक पुलिस टीम में जो एक और हेड कांस्टेबल थे, उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, चंद्रकांत। तो अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर इसने देखा और वही इसको दबोच लिया गया। तो जब ये पकड़ा गया तो इसके साथ 4 बैग थे लगेज के, और चारों बैग ये लेकर फाइनली दिल्ली से जा रहा था। कहाँ जा रहा था ये और इंटरेस्टिंग है। ये जा रहा था बिहार के भागलपुर को, अगर आप जानते होंगे तो वहाँ पे एक नवगछिया जगह है जहाँ दंगा, बहुत फेमस दंगा हुआ था, आपको अगर याद हो। नवगछिया में एक मंदिर इसने तलाश लिया था और इसीलिए इसने बाबा का शक्ल धारण कर लिया था कि वो बाबा बन के वहाँ रहूँगा। और ये फ़ोन कभी चलाता नहीं था, लेकिन इंटरनेट चलाता था, जिसको पुलिस कैच नहीं कर पाई थी। इंटरनेट पर सिर्फ पोर्न साइट देखा करता था। तो उस समय भी स्टेशन पर बैठे हुए वही काम कर रहा था जब पुलिस ने इसको दबोचा है। तो अब आप सोचिए कि बाबा बनने के बाद जिस तरह का साइट वो देख रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जब पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू की तो ये बोला कि मैं 1.5 साल से दिल्ली में ही हूँ, एक बार सिर्फ बिहार गया हूँ जब वो फ़ोन एक्टिव हुआ था। अब पुलिस को खुद में ये होने लगा और खुद इंटरेस्ट आ गया कि भाई दिल्ली में थे तो पकड़े क्यों नहीं गए, कहाँ रहते थे। तो ये फ़ोन कभी चालू नहीं करता था, मतलब कॉल कभी नहीं करता था, और पुलिस कॉल को ट्रेस कर रही थी, नेट को ट्रेस कर नहीं रही थी। तो और रैन बसेरों में रहता था, सिर्फ रैन बसेरों में रहता था, अपनी फैमिली के किसी आदमी से नहीं मिला। और वरुण, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें पॉइंट है जो शायद भूल न जाएं। जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो आप प्रोसीजर जानते हैं, जब पुलिस पकड़ती है किसी को तो कहती है कि आपके किस परिवार के किस आदमी को बताया जाए आपके बारे में कि आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उसने अपनी बड़ी बेटी के नाम लिया, जिस बड़ी बेटी की शादी के नाम पर वो पैरोल उसको मिला था। और जब इसको फ़ोन दिया गया और फ़ोन करवाया गया बेटी को, तो इसने बेटी से, इसका पहला सवाल यही था कि बेटी तुम्हारी शादी हुई कि नहीं। तो इस तरह का ये सीरियल किलर था। और इसकी जो पैरोल जंप होने के बाद और पुलिस से छिप जाने के बाद जो इरादा था, वो सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता था किसी भी प्रदेश या किसी भी शहर के लिए। जी। एक और शख्स का यहाँ पर जिक्र आता है जब इस केस की बात होती है,
ये शख्स हैं के पॉल, उस वक्त ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे। जी, जी। तो उनके कई बयान मीडिया में बहुत चर्चा में रहते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने इसको पकड़ने के लिए की। जी। तो क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की और के पॉल ने किस तरीके से इसको पकड़ा था उस दौर में? देखिए, के पॉल बाद में उत्तराखंड के राज्यपाल भी बने। तो के पॉल अपने आप में बहुत ही प्रोफेशनली उनको इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर आईपीएस माना जाता था। उनकी निगरानी में उस समय स्पेशल स्टाफ वेस्ट के जो लोग थे, उन लोगों ने सबसे पहले इसका नाम डिस्क्लोज किया था। और उसमें इन्वेस्टिगेशन नो डाउट बहुत ही अच्छी हुई थी, क्योंकि जो बोरे पर ब्रांड था, जिन बोरियों में प्लास्टिक हैंडबैग में ले जाता था बोरी में, उस बोरी के ब्रांड को पुलिस ने पकड़ा था पहले। उस बोरी के बैग के चलते के मतलब चेन से वो मंडी तक पहुंची थी, आज़ादपुर मंडी तक, और उस समय जहांगीरपुरी रहा करता था, और तब इसके बारे में पता लगा था। हालांकि उस समय भी इसकी पत्नी ने बहुत शोर मचाया था कोर्ट में, मुझे याद है। अगर मैं कहूँ, न्यूज़ चैनल की मेरी पहली ब्रेकिंग स्टोरी थी। उस समय IBN7 जो न्यूज़ 18 इंडिया है, मैं उसमें ज्वाइन किया था, और पहले दिन की मेरी ब्रेकिंग स्टोरी यही थी, जो मेरी 8 PTC पर खड़ी की गई थी, और सिर्फ मेरे पास इसका नाम था उस समय। तो मुझे याद है कि पुलिस ने जब कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, तो इसकी वाइफ ने भी बहुत हम लोगों को धमकी दी थी कि मैं शूट करूंगी और डिफॉर्मेशन केस करूंगी दुनिया जहाँ। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को भी कई बार लगने लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत आदमी को चेज कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से सबूत भी उसके बाद पेश किए, जिस तरह से बॉडी के पार्ट्स को पेश किया, जिस तरह से इसके आर्म्स, जो चॉपिंग के लिए आर्म्स लेता था, वो सब पेश किए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जी। यहाँ पर देखिए, एक और शख्स का नाम है सुंदर सिंह यादव। सुंदर सिंह यादव उन पुलिस वालों में शामिल थे कि जो इसकी गिरफ्तारी के, हाँ, वेस्ट में थे वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सुंदर सिंह यादव का ही मेन इन्वेस्टिगेशन था। जैसे अभी मैंने पैरोल जंप के बाद हेड कांस्टेबल का जिनका नाम लिया, या और लोग जो थे, तो सुंदर सिंह यादव का आज अब तो रिटायर कर गए सब होता, लेकिन उनको ये माना जाता है कि वो ATS के इंचार्ज होते थे, और वो क्लास 1 इन्वेस्टिगेटर थे। और उन्होंने इस बोरे के ब्रांड को, और फिर जहांगीरपुर मंडी में, आज़ादपुर मंडी में जितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिस तरह से इसके जान पहचान, इसकी चेन जोड़ी थी, वो काफ़ी वो था। क्योंकि इसमें बड़ी बात ये भी थी कि जो विक्टिम है वो बाहर से थे, तो विक्टिम के फैमिली तक भी पहुंचना था, ताकि केस को और मजबूत किया जा सके। तो वो चीज़ें भी थी। अच्छा, इसका केवल एक ही जो बयान है या एक ही जो विजुअल है, वो ही मीडिया को मिल पाया, और उसमें भी एक इसकी छोटी सी बातचीत का एक हिस्सा है जो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें इससे जब मीडिया ने पूछा कि कितने 4 मर्डर किए, तो उसने कहा आपको कैसे पता 4 ही किए। हाँ, उसने किए थे 8 जी। 98 से ही शुरू हो गया था। एक बार अरेस्ट पहले हो चुका था ना ये, तो उसके बाद फिर बाहर निकला तो मर्डर करना शुरू कर दिया था। एक बार अरेस्ट होने के बाद बाहर निकला, और उसके बाद फिर मर्डर करना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि ये जो मर्डर थे, वो हो सकता है उसकी जो वास्तविक संख्या है वो अभी तक भी हाँ, ना पता हो। और फिर दूसरी बात यह है कि जब कन्विक्शन हो जाता है, तो पुलिस का फोकस उससे हट जाता है। जब कन्विक्शन हो गया इसको 3 केसों में, तो पुलिस ये बात शायद समझ गई कि अब इसके आगे इसका इन्वेस्टिगेशन करने से कोई फायदा नहीं है, तो चार्जशीट वहीं पे लगभग खत्म हो गया। ये बिल्कुल सही बात है। और इस तरह का सीरियल किलर, जो आपको इस पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जी, बूचर ऑफ दिल्ली, द बूचर ऑफ दिल्ली, तो इंडियन पीडिएटर करके बनी थी। तो वो आपको इंडियन पीडिएटर जिस तरह इसको दिखाया गया है, उसको अगर आप कोई देखे तो आदमी डर जाता है, इतना खूंखार था। शायद दिखाया गया कम हो। मैंने बताया, बॉडी को मारने के बाद गर्दन को काटना, फिर पार्ट्स को काटना। क्योंकि जब पुलिस को कोई शव मिलता है, तो उसके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे पुलिस उसको पहचान को पता करती है कि ये शख्स है कौन। सबसे बड़ी तो उसका चेहरा ही होता है। उसके बाद कोई टैटू होता है, उसके शरीर पर कोई निशान होता है। लेकिन ये जितने भी महत्वपूर्ण हिस्से थे शरीर के, वो काट के अलग कर देता था। और उसके बाद उन हिस्सों को कहीं और फेंकता था। और जो बीच का शरीर होता था, उसको ये तिहाड़ के आसपास कहीं, तिहाड़ के सामने, गेट नंबर 7 के सामने अक्सर पे ये इतनी पुलिस के प्रति जो नफरत है कि पुलिस का जीजा, पुलिस का बाप, ये इस तरीके के शब्दों को, तो ये बहुत चैलेंजिंग पुलिस के लिए भी था, और साथ में जो मनोविज्ञान के जो डॉक्टर हैं, जानकार हैं, उनके लिए भी था कि कोई शख्स इतनी नफरत आखिर उसके अंदर कैसे आई। जो अगर मैं मनोविज्ञान की बात करूं वरुण, तो जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरी बात अक्सर होती रहती है, उन लोगों के हिसाब से इस तरह की मानसिकता को पालता जब भी है कोई, जब कोई सीरियल किलर, सीरियल थेफ्ट, या सीरियल रॉबर, या सीरियल
बम ब्लास्ट करने वाला होता है, उसको सबसे पहला नफरत और सबसे पहला अटैक जो होता है एनफोर्समेंट एजेंसी से होता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। इसके साथ भी वही था। दूसरी बात ये थी, जो इंटरनल सोर्सेज बताते हैं कि 98 में जो एक मर्डर, पहला मर्डर, शायद मुकेश नाम था उस विक्टिम का, उसमें इसको गिरफ्तार किया गया था। शायद पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया था, जिससे इसको पुलिस के प्रति बहुत नफरत थी और ये बात तक कहता रहा कि मैंने वो मर्डर नहीं किया था। सच्चाई क्या थी ये ईश्वर जाने, नहीं पता हम लोगों को, लेकिन ये उसको लेकर पुलिस पर काफ़ी गुस्सा होता था। दूसरी बात क्या थी, आप देखिए, इसीलिए इसने ये तड़के चुनता था कि आप देखेंगे कि अगर बैरिकेटिंग जो होती है पुलिस की, वो रात को तो बड़ी एक्टिव रहती है, लेकिन सुबह होते होते जो बैरिकेड पर पोस्टिंग होती है जिनकी, वो बेचारे भी थक जाते हैं, नींद आने लगती है या तो हट जाते हैं बैरिकेड से। उस समय ये उस समय को चुनता था, 4 से 5 बजे के बीच का, जब अंधेरा भी होता है, और खासकर जब आप रिक्शा लेकर जा रहे हैं, साइकिल रिक्शा, और मजदूर टाइप आदमी हैं, बोरा रखा हुआ है, तो पुलिस वैसे भी नहीं पूछताछ करती कि गरीब आदमी है, कहीं जा रहा हो। और उस तरीके से फिर तिहाड़ के सामने फेंक देना गेट नंबर 7 में, जबकि तिहाड़ पे दूसरे राज्य की पुलिस होती है सामने, जो संतरी पोस्ट होता है उस पर भी घूमती रहती है, लेकिन किसी की नज़र नहीं आती थी, और नज़र तब आता था जब वो चिट्ठी मिलती थी। बिल्कुल, उस जमाने में सीसीटीवी होते नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी बन गया था इस शख्स को पकड़ना। हाँ, पहली बार में भी और दूसरी बार में भी बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने बताया, एक बार एक्टिवेट होता है फिर बंद हो जाता है। अब जो चंद्रकांत झा है, ये कब पकड़ा गया था और अभी कहाँ पर है? 17 जनवरी 2025 को इसको ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था, और इस समय वो जेसी में है, यानी फिर से वापस जेल को इसको सौंप दिया गया है, और अब इस पर पैरोल जंप का भी मुकदमा चलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो घटना है, जो अभी हाल फिलहाल में जनवरी 2025 में ही जो हुई। हाँ, और दिल हिला देने वाला कातिल, दिल दहला देने वाला ऐसा कातिल, सीरियल किलर, जो बहुत ज्यादा, जिसने चर्चाएं बटोरी, जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, जिसके ऊपर तमाम खबरें छपी, जो बहुत लंबे वक्त मीडिया की सुर्खियों में रहा। सबसे बड़ी बात, और पुलिस को छकाता रहा। और सबसे बड़ी बात वरुण, कि इस बार वो फाइनल छकाने की तैयारी में था, और इस बार जो उसकी तैयारी थी कि मंदिर में बाबा बन के रहूंगा, इस तरह का क्रिमिनल माइंड उसका चल रहा था, यानी कि यहाँ से भागलपुर तक वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे शायद आगे अगर नहीं पकड़ा जाता तो कुछ और हो जाता। बिल्कुल। तो इस पूरे केस पर, चंद्रकांत झा की इस पूरी कहानी पर आप लोगों की क्या टिप्पणी है, क्या राय है, क्या कमेंट है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कराएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।